स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज से संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग की शुरुआत होगी। संसद के दूसरे सत्र में कई विधेयकों को चर्चा और पास कराने के लिए पेश किया जाएगा। राज्यसभा में आज गृह मंत्री संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में 13 फरवरी से लगे राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित जानकारी पेश करेंगे। वित्त मंत्री मणिपुर राज्य के लिए साल 2024-25 के अनुपूरक अनुदान मांगों के विवरण और साल 2025-26 के लिए अनुमानित प्राप्तियां और व्यय और अनुदान मांगों संबंधी विवरण सदन में पेश करेंगी। राज्यसभा में रेल मंत्री रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक रेल अधिनियम 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। लोकसभा की कार्यवाही की बात की जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों के अनुपूरक मांगे और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों से जुड़े विवरण पेश करेंगी। लोकसभा में 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 और वहन पत्र विधेयक 2024 पर चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से पेश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 के माध्यम से आणंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को यूनिवर्सिटी में बदलने का प्रस्ताव है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विचार को साकार किया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करेगी। साथ ही दूसरे विधेयक बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 यानी कि वहन पत्र विधेयक 2024 के माध्यम से बिल ऑफ लैंडिंग अधिनियम 1856 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से प्रश्नकाल के दौरान अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों सदनों में विभिन्न प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या की गहन और पारदर्शी जांच के आदेश दिए हैं। वरुण सिंह, उनके चाचा योगेश सिंह और मामा दर्शन सिंह के शव शनिवार को कठुआ जिले के सुदूर मल्हार इलाके के इशू नाले से बरामद किए गए। तीनों 5 मार्च को लापता हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराज्यपाल ने कहा कि वो तीनों की नृशंस हत्या से स्तब्ध और दुखी हैं। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिजनों और मित्रों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रुसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेगा। इस बैठक में बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है ताकि साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन की उच्च टैरिफ की चेतावनी की आशंकाओं के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने कल जम्मू में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार बैठक में जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने और आतंकी खतरे को समाप्त करने के लिए गर्मी के महीनों से पहले आतंकवाद रोधी अभियानों को तेज करने पर जोर दिया गया। ये बैठकें कठुआ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों से सुरक्षा बलों द्वारा 3 लापता व्यक्तियों के शव बरामद किए जाने के एक दिन बाद हुई। अर्मेनियाई विदेश मंत्री अरारत मिर्जियान भारत की यात्रा पर हैं। अर्मेनियाई विदेश मंत्री 11 मार्च तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान अर्मेनियाई विदेश मंत्री आज नई दिल्ली के सप्रो हाउस में भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA में व्याख्यान देंगे। बाद में वो हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। भारत और अर्मेनिया दोनों देशों के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों में निहित मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं। 2022 में भारत और अर्मेनिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा और पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले दिन राष्ट्रपति आज हिसार में गुरु जंभेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रह्मा कुमारियों के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर राज्य स्तरीय अभियान समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति कल बठिंडा में पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। शाम को वो मोहाली में पंजाब सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल होंगी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में ट्रक एसयूवी की टक्कर में 7 लोगों की मौत हुई है और वहीं 14 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के महू में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर जश्न के दौरान 2 पक्षों में झड़प और पथराव की घटना के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने आज नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतु पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। पोस्टमार्टम के बाद पार्थिव शरीर को पंजाब स्थित उनके पैतृक स्थान भेज दिया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गुरप्रीत सिंह की मौत पर शोक व्यक्त किया और 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में रविवार को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा और उनकी पत्नी शशिकला ने पूजा अर्चना की। न्यायमूर्ति एस थुरैराजा रंग भरी एकादशी उत्सव के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में भी शामिल हुए। काशी विश्वनाथ धाम में रंग भरी एकादशी महोत्सव के दौरान श्रद्धालु और विशिष्ट अतिथि पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हो रहे हैं और पूजा कर उन्हें फूल, हल्दी और अबीर गुलाल चढ़ा रहे हैं। मुंबई के नागपाड़ा में एक निर्माणाधीन इमारत में पानी की टंकी साफ करते समय 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के एकाकुलानासी द्वीप पर लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुए फिर से दिखाई दिए हैं। असम में बारपेटा के प्रसिद्ध डॉल उत्सव के नजदीक आते ही इसकी तैयारियां जोरों पर है। इस त्योहार से जुड़ी प्रमुख परंपराओं में से एक है प्रतिष्ठित फानूस या आकाश लालटेन बनाना। फानूस को केवल त्योहार के मौसम में ही रंगीन कागज, बांस की पट्टियों, धागे, गोंद और कपास की बत्ती का उपयोग करके तैयार किया जाता है। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण खंजर 12 आज किर्गिस्तान में शुरू होगा। 14 दिनों तक का यह संयुक्त अभ्यास 23 मार्च तक चलेगा। इसका उद्देश्य शहरी और पहाड़ी इलाकों में आतंकरोधी और विशेष बल परिचालन में अनुभवों और सर्वोत्तम तरीकों का आदान प्रदान करना है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास में स्नाइपिंग, जटिल बिल्डिंग इंटरवेंशन और माउंटेन क्राफ्ट जैसे उन्नत विशेष बल कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं से निपटते हुए रक्षा संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिलेगा। यह अभ्यास क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत और किर्गिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में संभल में शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की अनुमति की मांग वाली याचिका पर आज इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू H5N1 के मामलों की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने कुक्कुट उत्पादों और अंडों की खरीद बिक्री पर 10 किलोमीटर के दायरे में रोक लगा दी है। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल में हिंदू विरोधी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और हिंदू समाज के धार्मिक स्थलों और आस्थाओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। श्रीरंगम स्थित श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रार्थना करते और मासी थेप्पम उत्सव देखने के लिए उमड़े। तमिलनाडु के डिंडीगुल में भीषण गर्मी के कारण डिंडीगुल के पेरुमल कोविलपाटी पहाड़ी पर जंगल में आग लग गई। भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला कारोबारी हफ्ता मुनाफे वाला रहा। इस कारण देश की शीर्ष 10 कंपनियों में से 7 के मार्केट कैप में करीब 2,10,255 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। एफएमसीजी कंपनी आईटीसी, ईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा शीर्ष 10 में 3 कंपनियों एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस के मार्केट कैप में कमी दर्ज की गई।
केंद्रीय बिजली और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिजली क्षेत्र के 3 दिवसीय कार्यक्रम ग्रिडकॉन 2025 में 2000 से अधिक प्रतिनिधि और 30 देश के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। केंद्र सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को मई के अंत तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं मसूर दाल के आयात पर 10% शुल्क लगाया है। वहीं केंद्र सरकार दालों पर 5% मूल सीमा शुल्क तथा 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आचरण से जुड़े नियमों का मसौदा जारी किया। इसमें कहा गया है कि सीसीआई के कर्मचारी और उनके आश्रित बच्चे कमोडिटी, डेरिवेटिव इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में निवेश नहीं कर सकेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 6 अप्रैल तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग आचरण नियम 2025 के मसौदे पर लिखित टिप्पणियां मांगी है। दुनिया भर में इस साल गेहूं उत्पादन बढ़कर 79.6 करोड़ टन पहुंचने की उम्मीद है, जो 2024 की तुलना में करीब 1% अधिक होगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक धान उत्पादन को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। 2024-25 में वैश्विक धान उत्पादन 54.3 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। डीएलटी फर्म डीएलएफ की रेंटल आर्म डीसीसी डीएल गुरुग्राम में 75 लाख वर्ग फीट के प्राइम ऑफिस और रिटेल स्पेस बनाने के लिए लगभग 6000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नेतृत्व संकट से जूझ रही लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को कनाडा का अगला नेता और प्रधानमंत्री किया घोषित। मार्क कार्नी ने लगभग 85.9% मतों के साथ जीत हासिल कर पूर्व वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड और पूर्व सरकारी सदन नेता करीना गोल्ड और पूर्व संसद सदस्य फ्रैंक बैलिस को मात दी। वहीं जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के नेता का पद त्याग दिया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि वो लिबरल पार्टी के नेता के रूप में उसी आशा और कड़ी मेहनत के साथ विदा लेते हैं जैसा कि उन्होंने शुरू में किया था। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता के लिए अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रखते हुए कहा कि अगर वार्ता का मकसद सैन्यीकरण के बारे में चिंताओं को हल करना है तो वो इसके लिए तैयार हैं। ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन ने सभी कहा कि अगर अमेरिका शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं तो इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए एक नए समझौते की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने सीरिया में नागरिकों की हत्याओं की कड़ी निंदा की और इसकी पूरी जांच करने और जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने का आह्वान किया। वोल्कर तुर्क ने राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक और विश्वसनीय न्याय प्रक्रिया की स्थापना का भी आग्रह किया जिससे निष्पक्षता, समावेशिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। सीरिया के लताकिया और टाटस प्रांतों में गुरुवार को सीरियाई सुरक्षा बलों और दमिश्क में नई सरकार का विरोध करने वाले सशस्त्र समूह के बीच हिंसक झड़पें हुई। सीरिया के संक्रमणकाली राष्ट्रपति अमशिद शरा ने लताकिया और टाटस में सशस्त्र समूह से अपने हथियार डालने का आह्वान किया है। देश के रक्षा मंत्रालय ने क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों को बंद करने की घोषणा की है। बलूचिस्तान प्रांत में ग्वारगो पंजगुर के काटागिरी इलाके में रविवार को संदिग्ध आतंकवादियों ने सिंध प्रांत से संबंध रखने वाले 3 नाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्वारगो के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने तीनों के घर में घुसकर हत्या कर दी। मृतकों की पहचान अबू सत्तार, जुबैर अहमद और मोहम्मद जमान के रूप में हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बल और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। इलाके में सुरक्षा कड़ी कर लक्षित हमले की जांच शुरू कर दी गई है। अभी तक किसी भी समूह ने घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है।
अमेरिका के वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने एक शख्स को गोली मार दी। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी गुलिलम्मी ने बताया कि वो व्यक्ति पहले से ही पुलिस के रडार पर था और उसे आत्मघाती प्रवृत्ति का बताया गया था। आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अज्ञात बनी हुई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हुई है, जबकि व्हाइट हाउस के आसपास की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। इजराइल ने गाजा में बिजली आपूर्ति की बंद। इसका पूरा असर अभी साफ नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र के वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों को पीने के पानी के उत्पादन के लिए बिजली मिलती है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने गाजा की बिजली आपूर्ति रोकने के लिए इजराइल ऊर्जा निगम को नया पत्र भेजा है। गाजा को युद्ध ने बुरी तरह तबाह कर दिया है और अब बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर और सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्जेंटीना में बहिया ब्लैंका शहर में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने की 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने कीवियों से 25 साल पुराना हिसाब बराबर किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने अपना 7वां आईसीसी खिताब हासिल किया और इस 8 टीमों वाले टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज की। फाइनल में पहले खेलने के बाद न्यूजीलैंड ने 251 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए। भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 76 रनों की पारी खेली, वहीं केएल राहुल 34 रनों पर नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। भारत की जीत के बाद देश भर में क्रिकेट फैंस जश्न में डूब गए। लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई समेत तमाम शहरों के लोग ढोल नगाड़े के साथ सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने टीम इंडिया को दी बधाई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत 3 बार ट्रॉफी जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट इतिहास रचने के लिए खिलाड़ी, प्रबंधन और सहयोगी स्टाफ सबसे ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात गांधीनगर में पैरा एथलेटिक्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुविधा वाले हाई परफॉर्मेंस सेंटर का भूमि पूजन किया। जयपुर में हो रहे आईफा अवार्ड्स में बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड कुणाल खेमू की झोली में आया। उन्हें यह अवार्ड फिल्म मडगांव एक्सप्रेस के लिए मिला। फिल्म अक्किल के लिए लक्ष्य लालवानी को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं प्रतिभा रांटा को बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। दुआ सॉन्ग के लिए जुबिन नौटियाल को प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। इसके अलावा श्रेया घोषाल को मेरे ढोलना के लिए अवार्ड मिला। आईफा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में करीना कपूर ने अपने दादा और दिग्गज निर्देशक राज कपूर को खास अंदाज में श्रद्धांजलि दी। बेबो ने उनके चर्चित गानों पर परफॉर्म किया। आईफा अवार्ड्स में संपत राय को लापता लेडीज के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड, वहीं प्रशांत पांडे को इसी फिल्म के लिए सजनी गाने के लिए बेस्ट लिरिक्स के लिए अवार्ड मिला। रिलीज के 24वें दिन छावा ने 8.38 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का टोटल नेट कलेक्शन 517.43 करोड़ रुपए हो चुका है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने रचा इतिहास। वो अब एकमात्र ऐसी अभिनेत्री बन गई है जिनकी 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। अभिनेता गोविंदा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि इंडस्ट्री में कई लोगों ने उनकी इमेज को जानबूझकर खराब करने का काम किया और उन्हें इंडस्ट्री से बाहर करना चाहा। उत्कर्ष शर्मा, नाना पाटेकर और सिमरत कौर अभिनीत फिल्म वनवास 14 मार्च को ओटीटी पर रिलीज होगी। अभिनेता आमिर खान और जावेद अख्तर की मौजूदगी में आमिर खान सिनेमा का जादूगर नाम के समारोह का हुआ ट्रेलर लॉन्च। अभिनेता के जन्मदिन 14 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च तक चलेगा। अभिनेत्री से निर्माता बनी सामंथा रुथ प्रभु ने अपने प्रोडक्शन हाउस में सभी कलाकारों को समान वेतन देने का फैसला किया है। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म विशंभरा इसी साल 22 अगस्त को होगी रिलीज। फिल्म में अभिनेत्री त्रिशा मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। रकुल प्रीत और हिमांशु कोहली अभिनीत फिल्म यारियां 21 मार्च को सिनेमाघरों में होगी री रिलीज।
डिज्नी की अपकमिंग फिल्म स्नो वाइट 21 मार्च 2025 को अंग्रेजी हिंदी में रिलीज होगी। फिल्म में स्नो वाइट के रोल में रेचल जेकर और गैल गैडोट एक बुरी रानी का रोल कर रही हैं। एनिमेटेड फिल्म मोआना 2 सिनेमाघरों में रिलीज के बाद अब इसी महीने 12 मार्च को OTT पर दस्तक देगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।